हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि अपन बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं और बायोलॉजी में अपन जो नए टॉपिक चल रही थी अपनी, वो मानव तंत्र का चल रहा था। मानव शरीर का तंत्र की बात कर रहे थे और उसमें अपन देखे थे प्रीवियस क्लास के अंदर कि उत्सर्जन तंत्र को अपन ने कंप्लीट किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप वीडियो को बार बार रिपीट कर कर देख रहे होंगे। चलिए, आज जो अपना नया टॉपिक है वो आज नया टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें, अंग्रेजी में से सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रुधिर का मैं अर्थ बता दूं कि रुधिर का अर्थ होता है रक्त। क्या? रक्त। आप अपनी भाषा में इसको खून भी कहते हो और अंग्रेजी में से आप दूसरे नाम से ब्लड भी कहते हो, ठीक है ना। इस तरह से इनको नाम लेते, कई कई नाम रखते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आज दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र की, जिसे हम अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि यहाँ जो रुधिर का परिवहन होगा उसमें भाग लेने वाले जो अंग हैं वो कौन कौन है। जो मानव शरीर का जो भिन्न भिन्न अंग होगा जो इस तंत्र में भाग लेता होगा उसे हम क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब है रुधिर का परिवहन करने वाला। मानव शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के माध्यम से विभिन्न जगहों पर जो क्या करता है? रुधिर का परिवहन करता है। वो सारे अंग मिलकर क्या बनते हैं? एक प्रकार का तंत्र का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं दोस्तों। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है बेटा वो मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में, किसकी बात करें? मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर, किसके भीतर? शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है। क्या विकसित होता है? एक तंत्र सुविकसित होता है, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक सिंपल साधारण परिभाषा से आप आसानी से प्रदर्शित कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। किसे? रुधिर परिसंचरण तंत्र को। किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो दोस्तों? मेरे प्यारे बच्चों, आप आसानी से इसको कर सकते हो कि मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में, मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए, किसके परिवहन के लिए? पदार्थों के परिवहन करने के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, जिसे हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहां रुधिर क्या है दोस्तों? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है दोस्तों। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। यही तरल रुधिर पदार्थों के लिए परिवहन परिसंचरण हेतु एक माध्यम प्रदान करता दोस्तों, या माध्यम की तरह कार्य करता। कौन? यही रुधिर तरल संयोजी उत्तक दोस्तों। यही तरल संयोजी उत्तक जो है दोस्तों हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन करने के लिए अर्थात परिसंचरण करने के लिए यह क्या? एक माध्यम प्रदान करता है, रुधिर। कौन? रुधिर। तो रुधिर क्या है दोस्तों? एक तरल संयोजी उत्तक है। यही तरल रुधिर पदार्थों के परिवहन या परिसंचरण के लिए या परिसंचरण हेतु क्या? एक माध्यम प्रदान करता है दोस्तों। क्या प्रदान करता है? एक माध्यम प्रदान करता। आप लिख भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों इनके बारे में? कि गुरुजी रुधिर के बारे में आपने तो बता दिया कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन इनका कार्य क्या है? इनके अलावा और परिसंचरण तंत्र में कौन कौन भाग लेते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हो कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है और यही तरल रुधिर किसके लिए बात करें अपन? पदार्थों के परिवहन
या परिसंचरण हेतु क्या प्रदान करता है? एक प्रकार का माध्यम प्रदान करता है, माध्यम प्रदान करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है दोस्तों, एक ऐसा तंत्र है जो पदार्थों के लिए शरीर के भीतर में पदार्थों के लिए एक तंत्र सुविकसित करता है, उसे हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। यही तरल रुधिर पदार्थों के परिवहन या परिसंचरण हेतु माध्यम प्रदान करता है दोस्तों। और रुधिर इनके अलावा और कौन हो सकता है? तो परिसंचरण तंत्र में रुधिर के अतिरिक्त और भी कुछ मुख्य अंग हैं जो रुधिर परिसंचरण तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। रुधिर परिसंचरण हेतु और भी इनके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे मुख्य अंग हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि परिसंचरण तंत्र में रुधिर के अतिरिक्त किसके तहत? परिसंचरण के लिए रुधिर के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त? रुधिर के अतिरिक्त एक केंद्रीय पंप, कौन सा पंप की बात कर रहे हैं? केंद्रीय पंप अंग होता है। परिसंचरण के लिए रुधिर के अतिरिक्त एक केंद्रीय पंप अंग होता है, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय कहते हैं, जिसे हृदय कहते हैं। इनके अलावा अभी क्या कहा मैंने कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर के अलावा कुछ और भी होते हैं। रुधिर के अलावा एक और भी अपन ने देखा, हृदय की बात कर ली अपन ने। किसकी बात कर ली? हृदय की बात कर ली। एक केंद्रीय पंप अंग, जिसे आपने क्या कहा? हृदय कहा दोस्तों। और रुधिर वाहिनियां होती है। और कौन सी होती है? और रुधिर वाहिनियां होती है। ये तीनों मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र। इन्हीं रुधिर वाहिनियों के भीतर, किनके? इन्हीं रुधिर वाहिनियों के भीतर, इन रुधिर वाहिनियों की बात करें, इन्हीं रुधिर वाहिनियों के भीतर रुधिर निरंतर प्रवाहित होती रहती है। किसके तहत? इन रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत ही रुधिर जो है निरंतर प्रवाहित होती रहती दोस्तों। प्रवाहित होती रहती। रुधिर का मतलब मैंने पहले आपसे बता दिया कि रुधिर को हम खून भी कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे उस नाम से आप इसको पुकार सकते हो, ठीक है ना। रुधिर कंटिन्यू में अपन की इसी रुधिर की बात करें अपन। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि परिसंचरण तंत्र के मुख्य कार्य क्या है। परिसंचरण तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? हमने देख लिया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उनके बारे में। अब इनके मुख्य कार्य को हम समझेंगे। क्या समझेंगे? इनके मुख्य कार्य को। चलिए इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ले लिया आपने? चलिए
जैसा कि आपको मैंने बताया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों को परिवहन के लिए एक तंत्र विकसित किया जाता दोस्तों, उसे हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है दोस्तों। यही तरल संयोजी उत्तक जो है अपने शरीर में क्या करता है, परिवहन का एक माध्यम की तरह कार्य करता है दोस्तों। इसकी भी डिस्कस कर ली। रुधिर के अतिरिक्त हमने बात कर लिया कि दो और भी मुख्य अंग माने गए हैं, एक रुधिर वाहिनियां और दूसरा हृदय। हृदय को केंद्रीय रुधिर क्या कहते हैं, हृदय को केंद्रीय पंप अंग भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के कार्य। सबसे पहले इनके कार्य समझ लेते हैं कि कार्य क्या क्या होता है, इनके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य होता है दोस्तों, यह पोषक पदार्थों, क्या रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें, यह पोषक पदार्थों जैसे ग्लूकोज की बात कर लो, बशीय अम्ल की बात कर लो, विभिन्न आदि जितनी भी होता है उनका अवशोषण कर केंद्र से शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करता है। कौन? रुधिर परिसंचरण तंत्र। यह पोषक पदार्थ जैसे मैंने बताया ग्लूकोज, बशीय अम्ल, विटामिन आदि, इन्हीं सब का अवशोषण कर लेता दोस्तों, और अवशोषण कर केंद्र से, कहां से? केंद्र से शरीर के भीतर विभिन्न भागों को क्या करता है? परिवहन करता है। एक परिवहन का कार्य करता है। तो वो क्या कहलाया दोस्तों? अपना पहला कार्य कहलाया दोस्तों। क्या कहलाया? पहला कार्य। ये मुख्य कार्य का दूसरा कार्य क्या है? ये नाइट्रोजनी जैसे विषाक्त पदार्थ, नाइट्रोजनी जैसे विषाक्त पदार्थ को भी क्या करता दोस्तों? ये विभिन्न भागों से निकालकर उत्सर्जी भाग को प्रदान कर देता है। विषाक्त भोज्य पदार्थ को ये अपने शरीर से निकालकर उत्सर्जी अंग को देकर परिवहन करने का जो कार्य करता दोस्तों, वो कौन करता? अपना रुधिर परिसंचरण तंत्र करता दोस्तों। तो पहली बात अपन ने किया कि क्या करता है? भोज्य पदार्थ को, क्या जितने भी पोषक पदार्थ है, यह पोषक पदार्थों जैसे विटामिन की बात कर लिए, बशीय अम्ल की बात कर लिए, किसकी बात कर लिए? बशीय अम्ल की बात कर लिए, ग्लूकोज आदि, इन सबको क्या करता दोस्तों? अवशोषण करके अवशोषण करके शरीर के भीतर विभिन्न भागों तक परिवहन करता है, परिवहन करता दोस्तों। दूसरा मैंने बताया कि जो भी विषाक्त भोजन होते हैं, उन विषाक्त भोजन को भी शरीर से बाहर निकालकर यह क्या करता दोस्तों? शरीर से बाहर निकालकर यह उत्सर्जन अंग को दे देता है। और उत्सर्जन अंग आपको पता है दोस्तों क्या करता है? वो इन विभिन्न प्रकार के विषाक्त भोजन को बाहर निकाल देता है। मल मूत्र के माध्यम से, गैस के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, इन सब के माध्यम से ये दोस्तों बाहर निकाल देता है। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास कि यह नाइट्रोजनी जैसे विषाक्त भोज्य पदार्थ को भी अमोनिया ले लो दोस्तों, यूरिया ले लो,
इन सबको उत्सर्जी अंगों के माध्यम से बाहर निकाल देता है दोस्तों, बाहर निकाल देता है। इसके अलावा और क्या करता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है यह हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक परिवहन भी करता दोस्तों। यह क्या करता दोस्तों, यह हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लेकर लक्षित अंगों तक परिवहन करने का भी कार्य किनके द्वारा संपन्न होता दोस्तों, रुधिर परिसंचरण के द्वारा संपन्न होता दोस्तों। यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का भी कार्य करता दोस्तों। कौन, रुधिर परिसंचरण तंत्र। आपको ये सब छोटा छोटा पॉइंट याद होना चाहिए, बिल्कुल मैं याद ही करवा रहा हूं आपको, और इस तरह से याद करवा रहा हूं कि आपके एक रटे हुए जैसे हो जाए कि काम क्या है। तो मैंने बता दिया, पहला ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है शरीर के भीतर में। दूसरा मैंने बता दिया जितने भी भोज्य पदार्थ होते विषाक्त उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तीसरा है कि हार्मोन्स के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि से लेकर लक्षित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अभी बात किया हुआ है कि फेफड़ों से लेकर क्या कहते हैं अपने शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य भी करता है रुधिर से परिसंचरण तंत्र दोस्तों। रुधिर परिसंचरण तंत्र इस तरह से ये मुख्य कार्य में क्या लेता है दोस्तों, भाग लेता है। क्या लेता है, भाग लेता है। तो चलिए ये हमारा रहा रुधिर परिसंचरण तंत्र के क्या कार्य, कि इन कार्यों में ये अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में कुल कितने अंग भाग लेते हैं दोस्तों। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य अवयव होते हैं जो आसानी से कार्य करते हैं एक दूसरे की सहायता से। रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। तीन अवयव होते हैं। नंबर 1 हमने आपसे बताया पहले ही कि आप लिख सकते हो यहां पे कौन, हृदय। नंबर 2 रुधिर नलिकाएं। क्या, नंबर 2 पे क्या लिखा है मैंने, रुधिर नलिकाएं। दूसरा क्या है दोस्तों, रुधिर। तीसरा क्या है, रुधिर। इस तरह से 3 प्रमुख अंग माने गए दोस्तों। क्या माने गए, तीनों के तीनों जो दोस्तों क्या माने गए, प्रमुख अंग माने गए हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन तीनों अंगों के बारे में। जो ये 3 अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं, परिवहन करने का कार्य करते दोस्तों। किसका कार्य करते, परिवहन करने का कार्य करते। तो चलिए आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों, हृदय की बात करते हैं। आप कहते हो मेरे पास भी हृदय है, दया की भावना है, मेरे पास भी दिल है। बिल्कुल वही दिल की बात करें अपन दोस्तों, यहाँ पर उसी दिल की बात करें, हृदय की बात करें दोस्तों। हट की बात करें, तूने मेरा हट ईगो किया, तूने मेरे हट कर दी। ये सारे लैंग्वेज आप सामान्य जीवन में यूज करते हो। बहुत हट किया तूने मेरे को, मेरे दिल को बहुत दुखा है। तो दिल कौन दुखता है यहाँ पे, आपका हृदय। यही आपको दुखी करता है दोस्तों। किसी ने ठेस पहुंचा दिया, किसी ने गम दे दिया, किसी ने आपके प्यार मोहब्बत में आपको धोखा दे दिया। तो इस प्रकार से आपको ठेस लगती है, चोट लगती है, तो चोट आपके इसी हृदय में लगता है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं नॉर्मली, ये सामान्य बातें थी जो आप आए दिन नॉर्मली किसी न किसी प्रकार की परिघटनाओं से, घटनाओं से चर्चित रहते हो, उपेक्षित रहते हो, और घटनाएं घटित होती रहती लाइफ में, तो वहाँ पे आप इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करते हो दोस्तों। तो चलिए हम बात करेंगे आज इस हृदय की बात करेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट बात करेंगे जो पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के अंदर, जिसको आपने क्या कहा, हृदय कहा दोस्तों।
हृदय की बात करेंगे। हृदय होता कैसा है? हृदय होता कैसा दोस्तों? हृदय जो दोस्तों यह मोटा पेशीय व रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग होता है। कौन? हृदय की बात करते हैं। क्या होता है दोस्तों? यह मोटा पेशीय व रुधिर को संपूर्ण शरीर में परिवाहित करने वाला अंग माना गया है या अंग होता है। यह रुधिर पेशीय व पेशीय व यह मोटा पेशीय व रुधिर, यह मोटा पेशीय व रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग होता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम ये भी बात करेंगे, यह केंद्रीय पंप अंग है। क्या है यह केंद्रीय पंप अंग है। यह केंद्रीय पंप अंग है जो क्या, इसे केंद्रीय पंप अंग भी मानते हैं दोस्तों। जो किस तरह से कार्य करता है? जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है दोस्तों। क्या करता है? रुधिर का परिसंचरण करता है। जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। क्या करता है? रुधिर का परिसंचरण करता है दोस्तों। मनुष्य का हृदय की हम बात करें तो मनुष्य का हृदय एक मांसल शंक्वा आकार अंग का होता है। यह पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है दोस्तों। कहाँ स्थित होता है? यह पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। मनुष्य की बात करें अपन यहाँ पे, मनुष्य का हृदय कैसा होता है? एक मांसल और शंक्वा आकार अंग का होता है और ये पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में होता है। हृदय की बात करते हैं। हृदय की डायग्राम तो मुझे नहीं आता दोस्तों बनाने के लिए, लेकिन इसके जगह मैं दिल जरूर बना दूं आपके लिए कि इस टाइप से कुछ ऐसा दिखता है आकार में। इस प्रकार से दिखता कुछ, ठीक है ना। इस टेक्निकल खेद के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम शो नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफलाइन है और मुझे डायग्राम बनाने के लिए भी नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं हृदय की बात। आउट ऑफ सोर्स से आप इसको प्रोवाइड करके आप आराम से और भी बेहतर समझ लेना कि हृदय किस प्रकार का दिखाया जाता है। हम यहाँ हृदय की बात करें तो आप समझ लेना कि मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आप अपने दिल की बात सुनना। रुधिर का परिसंचरण करता है दोस्तों। तो चलिए हम ये भी लिख लेते हैं, किसकी बात किया मैंने? मनुष्य का हृदय। किसका? मनुष्य का हृदय की बात करते हैं। यह केंद्रीय पंप है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है दोस्तों। मनुष्य का जो हृदय होता है दोस्तों, हृदय एक मांसल शंक्वा आकार का होता है जो पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में होता है। फेफड़ों के बीच में होता है हृदय जो था दोस्तों। यहाँ पे अपन जो भी डायग्राम देखा था,
यह एक झिल्ली से ढका होता है दोस्तों। या आप कह सकते हो कि हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रखा रहता है। कहाँ रखा रहता है? थैली के भीतर रखा रहता है। हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रखा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। और अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं दोस्तों। और अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। आपसे जो पूछा जाता है आप आसानी से बता सकते हो कि हृदय जो होता है दोस्तों वो एक झिल्ली की बनी थैली नुमा के भीतर रखा रहता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। यह हृदय को क्या करता है दोस्तों? सुरक्षित रखता है। ये बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। आपसे पूछा जाता है आप आसानी से बता सकते हो कि बाहरी आघातों से बचाने के लिए हृदय को एक बाहरी झिल्ली थैली नुमा के भीतर रखा जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं दोस्तों। जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाता आप आसानी से बता सकते हो इस बात को। हम क्या कहते हैं? इसको पेरिकार्डियम कहते हैं दोस्तों। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक, चैम्बर की बात करते हैं। यहां भी चैम्बर है, बैठने की जगह नहीं है, दिल दुखाने की जगह है, प्यार करने की जगह है। इस तरह से 4 आपके पास यहां भी कोष्ठक होते हैं दोस्तों, जिसको हम चैम्बर कहते हैं दोस्तों। ये चैम्बर 4 प्रकार के होते हैं। वो चारों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। दायां और बायां अलिंद। किसके नाम से? दायां और बायां अलिंद, और दायां और बायां निलय। इस तरह से 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। कितने कोष्ठक होते हैं हृदय के? 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक यानी चैम्बर्स होते हैं, जिसे दायां और बायां अलिंद दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 4 कोष्ठक, दायां और बायां अलिंद और दायां और बायां निलय के नाम से जानते हैं दोस्तों। यदि अपने से पूछा जाता दोस्तों तो आप आसानी से बेहद ही सरल भाषा में आप इस बात को रख सकते हो दोस्तों, लोगों को समझा सकते हो, बता सकते हो इस तरह से कि भाई ये चीज़ होती है। ठीक है ना? ये हम हृदय की बात कर लिए। 4 कोष्ठक होते, चारों कोष्ठक के बारे में हमने बात कर लिया। यहाँ पे दायां और बायां अलिंद जो होता है दोस्तों, वो हृदय के दायां और बायां अलिंद, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। पर प्यारे बच्चों इनकी बात कर रहे हैं, दायां और बायां अलिंद की बात करें। दायां और बायां अलिंद जो होता है दोस्तों, वो हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं। हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं। अग्रभाग में कौन होते हैं? ये होते हैं। और ये जो है दायां और बायां निलय, ये तो कहां होते दोस्तों? क्या बताया मैंने? हृदय के चौड़े अग्रभाग में स्थित होते हैं।
और ये दायां और बायां नीले जो दोस्तों वो कहाँ स्थित होता है, वो हृदय के सक्रिय भाग के पश्च भाग में स्थित होते हैं। यह हृदय के सक्रिय पश्च भाग में स्थित होता है। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं और चारों कोष्ठक जो दोस्तों दायां और बायां आलिंद और दायां और बायां निलय के नाम से जाने जाते दोस्तों। दायां और बायां जो अलिंद होता है दोस्तों हृदय के चौड़े अग्रभाग में स्थित होते हैं, जबकि दायां और बायां निलय जो होते हैं दोस्तों वो हृदय के सक्रिय के पश्च भाग में स्थित होते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ हृदय के कितने कोष्ठक हो जाते हैं, 4 कोष्ठक हो जाते हैं। कितने कोष्ठक हो जाते हैं, 4 कोष्ठक। चलिए आइए अब हम कुछ अलग विधि जानते हैं, अलग विशेष प्रकार जानते हैं। वो क्या जानते हैं, हृदय की क्रिया विधि। हृदय किस प्रकार से अपना काम करता है, यानी आपका दिल किस प्रकार से कार्य करता है, किसके लिए धड़क रहा दोस्तों आपका दिल, किसके लिए दुखा हुआ है, कहाँ आपको डर और भय सता रहा, धड़कनें आपकी तेज हो रही है, तो हम उसी की बात कर लेते हैं आपसे। सामान्य भाषा में हम उसी की बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। कहते हो किसी की डर भय रहती तो दिल धड़कने लगता है, तो भाई दिल किस तरह से धड़कती है, हार्ट बीट कैसे बढ़ जाती है। तो आइए हम हार्ट बीट की बात करें। अब हार्ट बीट आपकी कैसे बढ़ती वो देखते हैं। यहां पे हम आपसे बात करेंगे कि हृदय की क्रिया विधि। शरीर में रुधिर का परिसंचरण हृदय की पंप की क्रिया द्वारा संपन्न होता है दोस्तों। क्या होता है, हृदय की पंप द्वारा क्रिया संपन्न होता है। यदि अपने से पूछा जाता है तो सबसे पहले क्रिया विधि में बताएंगे हृदय का क्रिया विधि क्या है दोस्तों। तो हृदय के क्रिया विधि बताना है आपको, तो ये बताना है कि शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण होता है दोस्तों वो हृदय की पंप क्रिया द्वारा संपन्न होता है। हृदय के कार्य करने की 2 अवस्थाएं होती है दोस्तों। कितनी अवस्थाएं होती है, 2 अवस्थाएं होती है। क्रिया विधि, हृदय की क्रिया विधि में आपको पता है कि संपूर्ण शरीर में रुधिर परिसंचरण संपूर्ण शरीर में रुधिर परिसंचरण क्या, रुधिर परिसंचरण हृदय की पंप क्रिया द्वारा संपन्न होती है। चलिए एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमने क्या बताया कि हृदय के कार्य करने की कितनी अवस्थाएं होती दोस्तों, हृदय की कार्य करने की 2 अवस्थाएं होती है। हृदय की कार्य करने की 2 अवस्थाएं होती है। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है वो अपन जान लेते हैं दोस्तों। 2 तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है, वो दोनों क्या है, उन दोनों का नाम क्या है आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि हृदय की कार्य करने की जो 2 अवस्थाएं होती वो कौन कौन से हैं। पहले का नाम क्या और दूसरे का नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आइए बात करते हैं कि दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी है। प्रथम अवस्था को दोस्तों 2 अवस्थाएं होती है, तो उसमें जो प्रथम अवस्था है उस प्रथम अवस्था को प्रकुंचन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, प्रकुंचन कहते हैं। पहली अवस्थाएं होती है प्रकुंचन, जिसको हम अंग्रेजी में सिस्टोल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सिस्टोल।
क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। हमने क्या कहा? हृदय के कार्य करने की दो अवस्थाएं होती है, एक को प्रकुंचन कहते हैं दोस्तों, इसी में, किसमें? प्रकुंचन में ही जो निलय होती है वो सिकुड़ती है। क्या होती है? सिकुड़ती है, और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में और क्या कहते हैं, क्या कहा मैंने? और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? महाधमनियों में पंप करते हैं। कौन करते हैं? प्रकुंचन। दूसरे को कहते हैं दोस्तों अनुशीथिलन। क्या कहते हैं? अनुशीथिलन। प्रकुंचन और अनुशीथिलन, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? डायस्टोल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डायस्टोल। इस तरह से सिस्टोल और डायस्टोल। इसका मुख्य कार्य क्या है तो आप लिख लो, जिसमें निलय सिकुड़ते हैं, जिसमें निलय क्या करता दोस्तों? सिकुड़ते हैं, और इसमें निलय क्या होते हैं? फैलते हैं। जिसमें निलय सिकुड़ते हैं और दूसरे में क्या होता है? निलय फैलते हैं। इनमें जो भरी होती है आपकी रुधिर, वो महाधमनियों में पंप करते रहते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? महाधमनियों में पंप करते रहते हैं। और यहाँ अनुशीथलन जो है दोस्तों, जिसमें निलय फैलते हैं और आलिंद से रुधिर प्राप्त करते हैं। किससे रुधिर प्राप्त करते हैं? ये आलिंद से रुधिर प्राप्त करते हैं। इनसे आलिंद से रुधिर प्राप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? प्रकुंचन और अनुशीथलन। जो प्रकुंचन होता है दोस्तों, उनमें निलय सिकुड़ते हैं दोस्तों, और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं। और ये जो दोस्तों अनुशीथलन जो दोस्तों डायस्टोल कहते हैं, जिसमें निलय फैलते हैं और यहाँ आलिंद से रुधिर प्राप्त करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखा, यहाँ दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं? दो काम होते हैं। यह प्रकुंचन और अनुशीथलन मिलकर ही, क्या क्या कहा मैंने? यह प्रकुंचन और अनुशीथलन दोनों मिलकर ही क्या करता दोस्तों? मिलकर ही हृदय धड़कन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हृदय धड़कन का निर्माण करता है। एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीथलन, ये दोनों मिल जाते हैं दोस्तों, तो ये हृदय धड़कन का, धड़कन वाली गाना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हृदय धड़कन का निर्माण करता है, जिसे आप कहते हो हार्ट बीट करना। क्या कहते हो? हार्ट, HERT, हार्ट बीट करना। हार्ट बीट करना, बार बार आप बोलते हैं दोस्तों, लैंग्वेज आप यूज करते हो, हार्ट बीट किया, हार्ट बीट करना। हृदय धड़कन का निर्माण करता है दोस्तों। कौन निर्माण करता है? तो प्रकुंचन और अनुशीथलन मिलकर मनुष्य के शरीर में एक हृदय धड़कन का निर्माण कर देता है दोस्तों। यहाँ जहाँ पे एक जगह तो निलय खुलती है और दूसरे निलय फैलती है, और यहाँ पे आलिंद में से रुधिर प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये बात हो गया निर्माण करते। एक मनुष्य का, या बोल सकते एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है, वो हमेशा दोस्तों विश्राम की अवस्था में रहता है। किसकी अवस्था में रहता है? विश्राम की अवस्था में रहता है। और विश्राम की अवस्था में माना गया है, मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं कि एक मनुष्य का जो हृदय सामान्य अवस्था की बात करें, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय जो होता है, जब विश्राम अवस्था करें तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? धड़कन, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार होता है दोस्तों? क्या कहा मैंने कि एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य या एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है दोस्तों, वो विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
सामान्य या स्वास्थ्य मनुष्य में विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति बहुत कड़ा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी में फुर्सत नहीं उसको, या कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहाँ पे 1 मिनट में यह कम से कम 72 से 180 बार धड़कने लगता है दोस्तों। कितनी बार? 1 मिनट में ये कम से कम 180 बार धड़कता है। किस मनुष्य की बात करें? जो मनुष्य कंटिन्यू काम कर रहा है, ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है दोस्तों, व्यायाम कर रहा है, तो उनके फलस्वरूप जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में लगभग वो 180 बार धड़कता है दोस्तों। कितनी बार धड़कता है? 180 बार धड़कता है। व्यायाम की स्थिति में, कड़ी मेहनत की स्थिति में हम बात कर रहे हैं। हृदय की जो धड़कन है दोस्तों, हृदय एक धड़कन में कितने? हृदय एक धड़कन में लगभग 70 mm। कितने mm? हृदय एक धड़कन में, एक धड़कन की बात कर रहे हैं हम, हृदय एक धड़कन में लगभग 70 mm, किसकी बात करें? लगभग 70 mm रुधिर पंप करता है। रुधिर पंप करता है। पूछ ले तो आप बता सकते हो आसानी से, पेपरों में यही सब क्वेश्चंस आते बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यही डाटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रुधिर के इस आयतन को इस तरह से धड़कता है दोस्तों, तो रुधिर के इस आयतन को जो कहते हैं, क्या कहते हो? तो इसे हम स्ट्रोक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्ट्रोक। क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन कहते हैं। इस प्रकार हृदय के एक धड़कन में लगभग 70 mm रुधिर पंप करता है, तो आप समझ जाना इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हमें ये पता करना है कि हृदय की इस प्रकार की जो क्रिया विधि होती है, वो क्रिया विधि को हम किससे माप सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जिसका नाम है ECG। क्या नाम है दोस्तों? ECG, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हम उनकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, सिंपल सी भाषा में हम बात कर रहे हैं ECG की। किसकी बात करें? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी भी लोग बोलते हैं यहाँ पे, वो एक उपकरण हो जाता है। उपकरण की बात करें, नामक एक उपकरण होता है दोस्तों। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक एक उपकरण होता है, जो क्या करता है दोस्तों? अपने हार्ट बीट को माप लेता है। क्या कर लेता है? हार्ट बीट को मान लेता है। हृदय की धड़कन के दौरान आसानी से वैद्युतिक परिवर्तन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। नामक एक उपकरण है जो हृदय धड़कन को वैद्युतीय संकेतों में रिकॉर्ड कर लेता है दोस्तों। क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है।
अब ये जब रिकॉर्ड कर लेता तो इस ग्राफीय रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस ग्राफीय रिकॉर्डिंग को जो विद्युतीय संकेतों में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे हम फिर से अपन लिख रहे दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल छोटे से भाषा में लिखते हो ईसीजी। क्या लिखते हो? ईसीजी कहते हैं। यानी मनुष्य के हृदय धड़कन को यदि मापना हो, हार्ट बीट मापना हो, तो उसके लिए एक उपकरण प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये आसानी से हृदय धड़कन को क्या करता है? विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित करके हमें किस पे शो कर देता है? स्क्रीन पर शो कर देता है, और इससे ये पता चलता है कि मेरा हार्ट बीट कितना तेज बढ़ रहा है। दोस्तों हार्ट बीट आपका तेज कितना बढ़ रहा है ये आसानी से माप लेता है। दोस्तों कौन माप लेता है? तो ये माप लेता है अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें। मानव शरीर में रुधिर का संचरण जो होता है वो दो ढंग से और भी अपन बात करेंगे। अब हम नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके आगे। अभी 2 पॉइंट और बाकी है रुधिर परिसंचरण तंत्र में। वो है, मैंने आपको बताया कि रुधिर नलिकाएं हैं और अपना रुधिर, इन दोनों की डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहे, बने रहे, और जो टॉपिक हमने अभी तक आपको बताया उसको बार बार रिपीट करके आप पढ़ते रहे। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं और आपको राम राम कहते हैं।